दोस्तों, ये घटना करीब 15 साल पुरानी है, जब मैं एक गन्ने के ट्रक पर हेल्पर था और जो मेरा उस्ताद था वो अक्सर रात के समय मुझे गाड़ी दे देता था चलाने के लिए। मैं भी खुशी खुशी तैयार हो जाता था गाड़ी जो सीखनी थी। गन्ने के ट्रक अक्सर रात को सेंटरों से भरते थे और निकलते थे। क्योंकि सारे सेंटर गांवों में पड़ते थे, इसलिए हमें गाड़ी लोड करने के लिए रात का ही समय उचित लगता था। एक बार जनवरी के शुरुआती महीने में हम लोग चीनी मिल से गाड़ी लेके चले और रास्ते में एक ढाबे पर रुक के खाना खाया। फिर मैं आगे के लिए गाड़ी की स्टीयरिंग पर बैठा। शायद उस दिन कड़ाके की ठंड थी, कोहरा नहीं था, पर पाला पड़ रहा था। हल्की सी हवा भी बदन को चीरते हुए निकलती थी। गाड़ी के सभी शीशे बंद थे, फिर भी गाड़ी में हवा कहीं ना कहीं से आ ही रही थी। पर मेरा गाड़ी सीखने का जुनून उस हवा पे भारी पड़ रहा था। हम जिस सेंटर पर जा रहे थे उसका नाम वीरपुर था और वीरपुर के रास्ते में गांव से थोड़ा पहले एक गंदा नाला आता था। सड़क के दोनों तरफ अर्जुन के पेड़ लगे हुए थे, जो रात को बहुत भयानक लगते थे। खैर, मैं तो उन्हें हर रोज देखता था, इसलिए बहुत ज्यादा डर नहीं लगता था। पर शायद वो दिन मेरे लिए बहुत मनहूस था। मैं जब गाड़ी धीरे धीरे ले जाकर नाले के पुल से 100 मीटर की दूरी पे पहुंचा, गाड़ी की पीली और दूधिया रोशनी रोशनी में एक लंबी सी लड़की, उसकी उम्र 22-23 साल रही होगी, उसके जिस्म पे कपड़े का एक रेशा तक नहीं था, बीच सड़क पे खड़ी हो गई। वो किधर से आई, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। उसे देख के दिल बैठने लगा और मैंने 10 मीटर तक पहुंचते पहुंचते गाड़ी रोक दी। वो लड़की हाथ से नाले की तरफ इशारा कर रही थी, पर मेरी धड़कन तो इतनी बढ़ चुकी थी कि लगता था दिल अभी बाहर निकल जाएगा। इतनी ठंड में भी मैं पसीने से नहा चुका था। ब्रेकों के चिंगार से और गाड़ी रुकने की वजह से लगे झटके की वजह से उस्ताद की नींद टूट गई। वो उठ के बैठा और शायद कुछ ही क्षणों में सारा मामला उसकी समझ में आ गया। वो मुझे चिल्ला के बोला, गाड़ी बंद मत करना, और रजाई फेंकते हुए कुछ ही पलों में वो स्टीयरिंग पे और मैं बोनेट पे था। अभी मैं कुछ बोलता या कहता, उसने गाड़ी को सीधा उस लड़की के ऊपर चढ़ा दिया और आगे निकल गया। गाड़ी कब सेंटर पर पहुंची, मुझे तो कुछ होश ही नहीं रहा। सेंटर पहुंचने के बाद वो बोला, साले खुद तो मरता ही मुझे भी मरवा देता। पहुंची अभी तक सदमे में था। सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि मेरी आवाज ही बंद हो चुकी थी। खैर, वो मुझे मजदूरों के टेंट तक छोड़ के आया और बोला, जा तू सो जा, आज गाड़ी में लोड करवा लूंगा। मैं टेंट में आके लेट तो गया, पर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मुझे बस एक सवाल चुभ रहा था, वो कौन थी? कोई आत्मा या कोई लड़की? अगर लड़की थी तो इतनी ठंड में बिना कपड़े के कैसे घूम रही थी? यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई, पता ही नहीं चला। सुबह की पहली किरण के साथ ही हम लोग अपना ट्रक लेकर वापस चीनी मिल को तरफ चल पड़े। चूंकि गन्ने के ट्रक बहुत ही धीरे धीरे चलते थे तो 2 घंटे का सफर 6 घंटों का हो जाता था। मैंने अपने उस्ताद से रास्ते में बहुत बार उस घटना के बारे में पूछा, पर उन्होंने मुझे डांट के चुप करा दिया और बोले, आइंदा ऐसी गलती मत करना। अब हम दोनों के बीच में एक खामोशी पसरी हुई थी, मरघट की खामोशी। खैर, जब हम उस नाले से काफी दूर ही थे तो हमें जाम लगा हुआ मिला। अब डरने की बारी मेरे उस्ताद की थी। लग रहा रात को मैंने ही उसे कुचला था। मेरा उस्ताद बड़बड़ाया, क्या हुआ उस्ताद? मैंने सुन के भी अनसुना करते हुए पूछा, जा आगे देख के आ, क्या हुआ है? और हाँ, वहां कुछ भी बोलना मत। वो समझाते हुए बोले, ठीक है उस्ताद। बोलते हुए मैं ट्रक से कूदा कि कहीं वो अपना इरादा ना बदल दे, क्योंकि बहुत सारे सवाल तो मेरे जहन में भी घूम रहे थे। जब मैं नाले पर पहुंचा और जो देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। वही रात वाली लड़की, जिसके जिस्म पे एक साड़ी जो किसी गांव की औरत ने डाल रखी थी कि मरने के बाद तो वो बेआबरू ना हो। पर शायद ये बात वो हवस के भेड़िए नहीं समझते। पुलिस भी अभी आई थी, बाकी गांव वालों का मजमा भी लगा था। हर कोई पहचानने की कोशिश कर रहा था कि यह किस बदनसीब बाप की गुड़िया है जो अपनी आबरू बचाते बचाते हवस के दरिंदों का शिकार बन गई। उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे वो मुझे धिक्कार रही हो। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे वो रात को मुझसे अपने गुनहगारों को ना पकड़ने की लाहनतें दे रही है। काश रात को हम रुक के देखते, पर अब तो सिर्फ अफसोस ही था। उस मासूम को तो कोई भी नहीं पहचान पाया, सो पुलिस ने उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पर गांव की महिलाओं की बातों के आधार पर दरिंदों ने उस मासूम को बहुत बुरी तरीके से नोचा था। मेरे तो जैसे पैरों में जान ही नहीं रह गई थी। किसी तरीके से ट्रक तक पहुंचा तो मेरा उस्ताद इतनी ठंड से भी पसीने से भीगा हुआ था। पूछने पर उसने बताया कि वही रात वाली लड़की फिर दिखी। जब मैंने उसे सारी घटना बताई तो वो और डर गया। खैर, जैसे जैसे करके हम चीनी मिल तक पहुंचे। मैंने जब पढ़ने के लिए अगले दिन का अखबार लिया तो मेरा दिल भी रो दिया। उस मासूम के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और तो और मरने के बाद भी उसके साथ नाइंसाफी हुई थी। खबर पढ़ने के बाद मुझे अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ, या यूं कहो मैं टूट गया था। ना जाने उस गुड़िया के साथ कौन सा रिश्ता था। हमने अपना गन्ना सेंटर भी बदलवा लिया और हमेशा के लिए सतर्क भी हो गए। समय तो बदलता रहता है, खबरें आती हैं जाती हैं, कुछ को लोग भूल जाते हैं, कुछ भुलाएं नहीं भूलती। कुछ चीजें दिमाग से तो विलुप्त होने लगती हैं, पर उसकी टीस कहीं ना कहीं दिल में रहती जरूर है। इस घटना के 4 साल बाद मैं अब ड्राइवर बन गया था और अलग गाड़ी चलाने लगा। चीनी मिल शुरू होने पे हम लोग गन्ने ढोने का काम करते थे। इस बार हमें फिर से वही सेंटर मिला था, वीरपुर। एक दिन मेरी गाड़ी रात को लोड नहीं हो पाई, सो गाड़ी दिन में लोड हुई। नो एंट्री की वजह से मैं रात को निकला। 2 घंटे गाड़ी चलाने के बाद खाना खाने के लिए गाड़ी सड़क से उतार के साइड में लगा दी। वहां कुछ ट्रक और एक पुलिस की वैन खड़ी थी। अभी मैं खाना खा ही रहा था कि एक चमचमाती हुई मारुति वैन मेरे ट्रक के राइट साइड आकर के खड़ी हुई। क्योंकि गन्ने के ट्रक खड़े खड़े पलटी मार जाते हैं, सो मैं उन्हें वहां से हटाने के लिए जैसे ही उठा, मेरे तो होश ही उड़ गए। वही लड़की, हाँ वही लड़की, नाले वाली, उसी अवस्था में मेरी तरफ हाथ उठाया जैसे मुझे रुकने को बोल रही हो। फिर उसकी उंगली उसके होंठों पे लगी, जो मुझे चुप रहने का इशारा कर रही थी। मैं तो जैसे जड़ हो गया था और देखते ही देखते उसने मेरे ट्रक को ना जाने कौन से जोर से धक्का दिया। मेरा पूरा ट्रक उस वैन पे गिरा। गाड़ी पलटने पे हमेशा ऊपर बंधी हुई रस्सी टूट जाती है, पर आश्चर्य की मेरी एक भी रस्सी नहीं टूटी और पूरा 20 टन गाड़ी को लेके 28 टन उस मारुति वैन पे गिरी। उसमें अंदर बैठे हुए लोगों का क्या हुआ होगा, ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। हाहाकार मच गई। जब तक क्रेन आई और गाड़ी को उठाया गया, तब तक उसमें बैठे हुए 5 लोग दूसरी दुनिया के सैर पे निकल लिए थे। पुलिस वालों ने मुझे गाड़ी में बैठा लिया क्योंकि ड्राइवर मैं था। जब मैं गाड़ी में बैठा तो मुझे वही लड़की फिर महसूस हुई। उसकी सरसराती हुई आवाज में जैसे कह रही हो कि उसने अपने नाइंसाफी का बदला ले लिया। जब मुझे थाने में बंद किया तो मुझे उस लड़की से हमदर्दी की जगह नफरत होने लगी, क्योंकि उसकी वजह से ही मैं आज थाने में था। पर अगली सुबह मुझे और तगड़ा झटका लगा जब एक अनजान आदमी ने आकर मुझे तो छुड़वाया ही साथ पूरे केस को खत्म भी करवाया। मैं तो बच के निकल गया दोस्तों। पर 2 चीजें आज तक मुझे पता नहीं चली। एक कि वो लड़की कौन थी और उसने मुझे ही क्यों चुना। दूसरा, उस अनजान आदमी से जब मैंने पूछा कि आपने मेरी मदद क्यों की, तो उसने 2 टूक शब्दों में बस इतना ही कहा कि तुमने एक अबला का प्रतिशोध लेने में उसकी मदद की तो तुम्हें बचाने का मेरा फर्ज था। इससे हवस बलात्कार और ज्यादा जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। और दोस्तों, मैं फिर से चल पड़ा रोजी रोटी कमाने के लिए। पेट का जो सवाल होता है। पर हाँ दोस्तों, इतना जरूर समझ में आया कि हर बलात्कार का बदला ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं हमारे समाज को दीमक की तरह चाट रही है।